कौन है ना? ये मेरा शुगर है जो क्या है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर मतलब क्या कि यहाँ पर अपन ने क्या करे, जो हमारा सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर से अपन ने क्या कर दिए, एक डीऑक्सीजनेशन। क्या किया अपन ने यहाँ पर, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2। यहाँ पर OH होना चाहिए था, उसकी जगह पर क्या है सिर्फ H। और इधर पे राइबोज शुगर, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर एज इट इज सेम टू सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH। बाकी सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, करेक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे। और यहाँ पर अपने सेकंड कार्बन के ऊपर डीऑक्सीजनेशन हो गया। अब ये क्या फर्क यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, इधर पे जो ये एक OH ग्रुप है जो कार्बन नंबर 1 पे है, वो क्या करने वाला है, अपना N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, तो ये OH इधर से गायब हो जाएगा, तो वो तो यूज में आ रहा है। फिर उसके बाद में ये जो OH जो 5th कार्बन पे है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ में रिएक्शन करने वाला है, तो ये OH भी यहाँ से चल देगा। फिर उसके बाद में जो 3rd कार्बन के ऊपर OH है, वो जो 3rd कार्बन के ऊपर OH है वो तो अपना पॉलीमराइजेशन के अंदर रिएक्ट करने वाला है दूसरे के फॉस्फेट एनहाइड्राइड से, तो वो OH भी चल देगा। तो ये वाली शुगर के अंदर ये OH1 वाला, OH5 वाला और OH3 वाला, जो तीनों OH इसके पास प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं सारे यूज हो रहे हैं, तो उसके पास में कुछ OH बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो वहां पर रिएक्शन होने का कोई चांस है क्या, नहीं है। लेकिन जो राइबोज शुगर है उसके पास में ये तीनों तो यूज हो रहे, जो कार्बन 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, ये यूज हो रहे। लेकिन जो ये सेकंड पे OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कहीं भी यूज हो रहा है, रिएक्शन के अंदर नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी शो कर सकता है। क्या शो करता है ये, रिएक्टिविटी। अब वो OH है ना, तो वो किसी ना किसी के साथ में वाटर लॉस या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ भी शो करेगा, जिसके वजह से ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। और जो रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब वो केमिकली स्टेबल नहीं। कौन सी चीज रिएक्ट करती है जो केमिकली स्टेबल नहीं होती, वही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पर इसके अंदर रिएक्टिविटी के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये वाली शुगर बिल्कुल भी रिएक्शन करेगी क्या, नहीं करेगी। समझ में आया। तो एक तो ये पॉइंट कौन जीत गया, डीएनए। डीएनए के अंदर कैसी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसके वजह से यहाँ पर जो इसका ऑक्सीजन है वो इंटैक्ट नहीं रहता, तो वहां पर रिएक्टिविटी नहीं होती। समझ में आया। तो ये तो राइबोज शुगर की बात। दूसरा जो पॉइंट है वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर में जो हम न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस पे है। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर की जब हम बात करेंगे तो डीएनए में हम क्या यूज कर रहे हैं, थाइमीन यूज कर रहे हैं, और आरएनए में हम क्या यूज कर रहे हैं, यूरासिल। तो अब तुम्हारे पास में दोनों के स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर तुम दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो जो तुम्हारा यूरासिल है, वो यूरासिल जो भी है तुम्हारा नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसके अंदर क्या हुआ है, कुछ भी यहाँ पर सारे बॉन्ड्स जो है वो फ्री है, बस एक कीटोनिक ग्रुप है उसमें। यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर मिथाइलेशन करेंगे, और अगर अपन ने इस चेन के ऊपर मिथाइलेशन करे तो इसके ऊपर अपना मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ले लेगा। तो चेन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम, और वो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे रेजोनेंस उसका और ज्यादा इजी हो जाएगा, और अगर रेजोनेंस बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, थाइमीन हुआ। तो इसीलिए थाइमीन हम कहाँ यूज करते हैं, डीएनए के अंदर यूज करते हैं। यूरासिल जो है वो कैसा है, लेस स्टेबल है, और ये किधर रहता है, अपने आरएनए। समझ में आया, समझा ये पॉइंट तुमको। और तीसरा पॉइंट जो हमको केमिकल स्टेबिलिटी बताता है वो है कैटलिस्ट। वो पॉइंट क्या बताएगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब वो तुम्हारा जो चीज है, डीएनए, आरएनए या फिर एंजाइम,
जो क्या होते हैं तुम्हारे प्रोटीन्स, वो कैटलिस्ट है या नहीं? हेलो, हाँ 8 नंबर के साइड में, हाँ 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 ठीक है ठीक। समझा? पक्का? पक्का ना? हाँ। तो यहाँ पर अपन ने बोले कि ये इसीलिए थाइमिन यूज करते हैं अपन डीएनए में, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। अब अपन कैटलिस्ट मतलब क्या, कि इन तीनों में कैटलाइजेशन होता है क्या? तो होता है। कैसे? सारे के सारे जो तुम्हारे प्रोटीन्स है वो सब एंजाइम जो है, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड ईच एंड एवरी एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट। तो यहाँ पर तो इसको डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। अपन बोल रहे कैटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगा ना। अगर अपन कैटलिस्ट की बात करते तो कैटलिस्ट क्या करते? कैटलिस्ट रिएक्ट करते। अपने को कैटलिस्ट का काम मालूम है, एसिड कैटलाइजेशन के अंदर अपन ने देखे थे कि कैटलिस्ट जो है वो पहले खुद रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद में वो उसको रिएक्ट करवाएगा, फिर खुद ब खुद वापस से बन के आ जाएगा। उसी चीज को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट तो रिएक्ट करने वाला है, समझ में? तो कैटलिस्ट अगर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में इतना इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कि वो स्टेबल नहीं है। समझ में आया? रही बात अपने आरएनए की, तो आरएनए का एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर एक आरएनए बनाता है, उसको बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं उसको? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड इट इज फाउंड इन राइबोसोम। कहाँ मिलता है ये? राइबोसोम में मिलता है। और किससे बना हुआ है? आरएनए से। ये क्या है? एक एंजाइम। क्या है ये? एंजाइम। एक लौता एंजाइम जो किससे बना है? आरएनए से बना हुआ है। समझ में? बाकी के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अपन ने देखे कि आरएनए भी कुछ हद तक इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटलिस्ट। प्रोटीन तो होते ही है, इसका मतलब ये लोग केमिकली स्टेबल नहीं। डीएनए कभी भी कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता, बिकॉज डीएनए के अंदर ये दो पॉइंट के वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। और इसीलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं कि डीएनए जो है ये बहुत ही ज्यादा केमिकली स्टेबल है। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। क्या समझा? तो thus DNA is chemically stable। इस चार्ट के कंक्लूजन से तुम ये बता सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अभी नेक्स्ट स्टेबिलिटी जो अपन ने यहाँ पर बोले थे वो कैसी थी? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात अगर अपन करेंगे तो वहां पर भी कौन होगा? डीएनए, आरएनए और कौन? प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे अपन कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसने अपने आप को मेंटेन रखा। तो अपने को पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और प्रोटीन की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वहां पर तो जब वो अपना जो प्रोटीन है वो चेंज होते ही रहता है, होते ही रहता है, कभी प्राइमरी, कभी सेकेंडरी, कभी टर्शरी, कभी क्वाटरनरी। तो प्रोटीन के जो है कई सारे स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं एज पर बॉन्डिंग। वहां पे जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ते जाती है उतना ज्यादा और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो तुमको मिलते जाता है। समझ में आया? तो अगर डीएनए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड है तो क्या है कि ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये दोनों के बीच में जो है क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों के बीच में जो है क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? इंक्रीज। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आरएनए में नहीं है। और प्रोटीन जो है उसके अंदर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स भी रहते हैं, फिर उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी होता है। तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर डीएनए भी स्टेबल है स्ट्रक्चरली,
और प्रोटीन भी, लेकिन एक ड्रॉबैक है और वो क्या है? थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट मतलब क्या कि हीट में कौन अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, तो वहां पर प्रोटीन हार जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। किस बात की स्पेसिफिसिटी रहती है उनको? वो लोग बहुत स्पेसिफिक है, टेम्परेचर, पीएच और तुम्हारा प्रेशर, ये सबको लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। हल्का सा भी चेंज आया टेम्परेचर में, पीएच में, तो प्रोटीन खराब हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा बात हुई कि अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन किया? नहीं किया। वहीं पे अपना ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में अपन ने गरम करे थे उसको, प्रोटीन भले ही डीनेचर हो गया रहेगा, आरएनए भले ही टूट गया रहेगा, लेकिन डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, जिसके वजह से आर स्ट्रेन विरुलेंट था। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए क्या है? हीट स्टेबल। तो स्ट्रक्चर वाइज भी कौन जीत गया? डीएनए। तो हेंस डीएनए इज स्ट्रक्चरली भी स्टेबल देन आरएनए एंड प्रोटीन। समझ में आया? क्लियर यहां तक? लिख लो ये और मत जाओ। ये फर्स्ट पॉइंट जीता बस डीएनए, 3 पॉइंट और बाकी। बोल दिया मैंने बोल मैं तो बता दे ऐसे कैसे छुपा रहा हूँ ऐसा छुपा रहा था ना बाद में बता दूँ
आज कैसे शूट पहले होता ना फिर शूट पहले होता मैं फिर राजकोट इतना पे खबरी है वो वहाँ काम करता है फ्राइडे को शूट है ना तो हम कल रिलीज करते हैं एक दिन पहले शूट होता है तो और हम लोग जो मेन टॉपिक आने लगता है वो क्या है भाई आ रही है हाँ और उन लोगों ने क्वेश्चन करना होता है रात को शूट होता है 3 बजे 2 बजे इसके लिए हम लोग सोने में उठना तो उन लोगों को सैटरडे को एटलीस्ट सोने की टाइम देना सैटरडे संडे छोटे को संडे फिर लोगों को बात नहीं मिलता यहाँ वो क्या है EWG नो सैटरडे तो जो मीटिंग के बारे में बताना ना तो पहले नहीं आता था वो पहले नहीं आता था गौर के बाद वाले सीजन से था पहले तो लोग कपड़े भी धोने पड़ते थे मालूम लिमिटेड कपड़े देता था कपड़े भी धोते थे सुखाते थे वो लोपा मुद्रा करके एक थी मॉडल वो तो इतना रोती थी बाप रे मेरे हाथ खराब हो गए ऐसा हो गया वैसा बहुत रोती थी वो लोपा मुद्रा भी बहुत वो अलग ही पागल है वो जब तो कपड़े देते थे उसको तो बंद भी कर दिए थे वॉशरूम में लोपा मुद्रा जब आई थी ना जब वो था ऐसा नाम है ना मन्नू हाँ मन्नू मन्नू और मनवीर हाँ जब अच्छा से था अब वो भी था ना बाबा आया था पैसा जो मर गया उसने सुसु को करना स्वामी ओम चिकन का मेरे को बहुत फनी लगा था जब चिकन में ना चिकन भी है ये अब तो मैंने खा लिया वो क्या है ये ना नॉर्मली मैंने थोड़ा लेट हो जाए मैं टॉपिक का तभी नहीं होगा ये चारों पर कंप्लीट कर और नहीं ना मेरे कपड़े लाते हैं मेरे वो भी दूसरे घर पे जाऊंगी मेरा भी हाँ याद नहीं नहीं मुझे भारतीय में नहीं अरे रुको रुको अरे रुको ना यार इसमें वो लिख रहा मैं लिख रहा था बच्चा वो नहीं पता नहीं तो ना भाई अरे जरा मत एक टाइम क्लीन लिखा दो ऐसा लिखा ए वो चलो तो अपन देख रहे हैं कि ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो अपन ने बोले कि जो हमारा यस अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो क्या शो करना चाहिए स्लो म्यूटेशन शो करना चाहिए अभी ये स्लो म्यूटेशन शो करने का मतलब क्या उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए तो म्यूटेशन सबसे पहले अपन को मालूम है म्यूटेशन क्या होता है एनी सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट म्यूटेशन ये म्यूटेशन अगर बार बार होगा तो अच्छा नहीं
अपने को कैसा म्यूटेशन चाहिए, स्लो म्यूटेशन, मतलब एकदम ऐसा कई दिनों बाद या कई बार जो है महीनों बाद एक म्यूटेशन वहां पर आया और फिर वो म्यूटेशन अच्छा भी होना चाहिए, पॉजिटिव म्यूटेशन भी होना चाहिए, तो वो है कि वो नहीं है, वो सब चीजें अपने को यहाँ पर देखनी। तो जब अपन प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन तो म्यूटेट होते ही रहते हैं, प्रोटीन के अंदर चेंज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों क्योंकि वहां पर वो स्पेसिफिक है ना। तो तुम्हारे पास में एक प्रोटीन है, तुम उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, तुम उसका पीएच चेंज कर दो, तुम वहां पर प्रेशर चेंज कर दो, कुछ भी तुम उधर पे बदल दो, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो प्रोटीन के अंदर तो म्यूटेशन बड़ी फास्ट होता है, यहाँ पर ये स्लो म्यूटेशन नहीं बोल सकता मैं इसको। तुम्हारे पास में अभी जो है वो प्रोटीन एग है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको तुम टेम्परेचर बदल दो, सॉलिड हो जाएगा। अब उसको करके बताओ लिक्विड, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा जो म्यूटेशन यहाँ पर हो रहा है जहाँ पर वो बिल्कुल भी बदल जा रहा है, एकदम फास्ट चेंज हो जा रहा है, तो ऐसा म्यूटेशन अपने को नहीं चाहिए जैसा प्रोटीन के अंदर हो रहा है। रही बात जब अपन बात करते हैं किसके, डीएनए और आरएनए की, तो अपन ने बोले डीएनए जो है ये कैसा है, डीएनए तो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। डीएनए जो है ये केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा है, स्टेबल। आरएनए जो है ये कैसा है, अनस्टेबल। डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। तो अगर जो चीज स्टेबल है तो वो बार बार चेंज होगी क्या, जो चीज अनस्टेबल है वो सेम रहेगी, अनस्टेबल चेंज होगी ना। तो यहाँ पर चेंजेस जो है वो कैसे है, कॉमन चेंजेस जो है वो यहाँ पर कैसे है, बहुत ही ज्यादा कॉमन, हमेशा होते रहते हैं, म्यूटेशन आते ही रहता है। ये डीएनए जो है ये लेस म्यूटेट होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी स्टेबिलिटी। जब तक का कोई म्यूटाजेन नहीं आएगा, म्यूटाजेन मतलब कोई ऐसी चीज जो उसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हल्का इधर उधर कर रही है और उसके वजह से म्यूटेशन आ रहा है, जब तक भी कोई म्यूटाजेन नहीं आएगा यहाँ पर होगा नहीं। अगर सपोज इधर पे कुछ चेंज आ भी गया तो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। तो अगर ये मेरा डीएनए है और यहाँ पर ये सारे इसके न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर यहाँ पर कहीं म्यूटेशन हो भी गया तो उसके सामने वाला है ना स्ट्रैंड, उसको करेक्ट करने के लिए, तो ये डबल स्ट्रैंडेड क्या, ये प्रॉपर्टीज को क्या देती है, करेक्टनेस, करेक्ट यहाँ पर उसको करके मिलेगा, करेक्टिंग करके मिलेगी, सामने वाला स्ट्रैंड उसको सही करके देगा उसको, समझ रहे हैं। ये क्यों, बिकॉज ये डीएनए बनता कैसे है, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को अपन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मतलब क्या, अपने को मालूम है एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और गुआनाइन जो है वो साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर इधर सामने थाइमिन है और इधर पे कुछ चेंज भी हो जाता है तो अपने को मालूम है अगर सामने थाइमिन है तो इधर एडेनाइन ही लगने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसको ही फिक्स करेगा यहाँ पे। तो ऐसे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, क्या एडेनाइन थाइमिन के साथ और गुआनाइन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो दूसरा बॉन्ड क्या करेगा, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यही चीज जो है अपने आरएनए में नहीं है, क्योंकि आरएनए कैसे है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वहां पर अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं। तो इसके लिए आरएनए जो है ये जल्दी क्या हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत म्यूटेशन चाहिए ही, तो अपने को वो डीएनए से मिल जाता है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है और उसके वजह से हल्का सा जो म्यूटेशन चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर भी कौन जीतता है, डीएनए। समझना, thus slow mutation is seen in DNA। देख लो ये
अरे वाह बारिश हाँ बारिश है कि बारिश बारिश हो रही है चलो डन नहीं नहीं हाँ मिटा रहे हैं। आतिफ भाई फोन लगा लो। नहीं आतिफ भाई। नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा नहीं हाँ हाँ तो नहीं लगा। हाँ 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 चल लगाने दे दो। किसको लगाना कस्टमर लगा दे अच्छा तो उसकी दुकान है तो कस्टमर का नहीं कस्टमर उसको फोन करते क्या जूता दिया फेंक के मारा हमारी जूते की दुकान नहीं है भाई। तो भी जब तेरे को जूते मिल रहे सोच ये हो गया पॉइंट हाँ म्यूटेशन वाला होगा रबर ही पड़ेगा ना आतिफ भाई। 10 बजे रेप्लिका फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका क्या चाहिए सुनी गएगा ना मिस्टर खिलाड़ी जेंजी नहीं सुनी हूँ भाई को मैंने बोलो। कि मैं लोगों में बैठ करनी हूँ क्या ये चेंज अच्छा और मस्त देखिए। मुई बड़ी वाली निकल गया हाय तू भी खिलानी हो सही खा चल तो नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं थर्ड पॉइंट क्या है अपना कि ये क्या करना चाहिए रेप्लिका बनाना चाहिए रेप्लिका बनाना मतलब क्या अपनी कॉपी बनाना चाहिए मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया बस खत्म ही हो जाएगा और फिर दोबारा जो है ये अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रहा अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर रहा ऐसा नहीं चाहिए अपने को क्यों क्योंकि अगर वो ऐसा खत्म होते गया तो फिर तो वो चल देगा ना तो फिर क्या काम का वो जेनेटिक मटेरियल वो तो एक बार जेनेटिक मटेरियल बन गया तो वो रहना ही चाहिए क्योंकि वो उसको आगे जनरेशन के अंदर पास होना है तो अपने को ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो बिल्कुल भी खत्म ना हो कभी भी तो खत्म ना होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा उसको अपनी कॉपी बना के रखनी पड़ेगी उसको अपना रेप्लिकास जो है वो बना के रखना पड़ेगा तो ये जो काम है वो कौन कर सकता है डीएनए कर सकता है डीएनए रेप्लिकेट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फिर उसके बाद आरएनए रेप्लिकेट करता है आरएनए के अंदर भी रेप्लिकेशन होता है बट प्रोटीन्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक चेन ऑफ अमीनो एसिड है जो बनती कैसे है वो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में अपने को पूरी चेन बन के मिलती है वो चेन वापस से बनाने के लिए अपने को पूरा प्रोसेस फिर से एज इट इज वापस से करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन जो है वो एक बार बन गया तो वो बस अपनी कॉपी जो है वो दूसरी बार बना देगा ऐसा यहाँ पर नहीं होता लेकिन जब हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो इधर पे अपन ने ऑलरेडी एक प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस करे कि ये क्या यूज करेंगे ये एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक में क्या रहता है मेरे को एक स्ट्रैंड अगर मिल गया जहां पर मेरे पास में एडेनाइन है समझो गुआनाइन है या फिर वहां पे साइटोसिन है तो इसके सामने वाला स्ट्रैंड मैं खुद से प्रेडिक्ट करके वहां पर बना सकता हूं ऐसा ही बनता भी है अगर ये डीएनए है तो थाइमिन आ जाएगा यहाँ पर सी आ जाएगा यहाँ पर जी आ जाएगा इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर समझ रहे हैं फिर मेरे को बस इसका एक स्ट्रैंड चाहिए मैं एक स्ट्रैंड से जो है पूरा स्ट्रक्चर इसका बना लूंगा तो डीएनए के अंदर ये रेप्लिकेशन इज वेरी इजी वो होता ही है डीएनए के अंदर वो रेप्लिकेशन चलता ही है बिकॉज डीएनए जो है वो डबल होते जाता है क्योंकि सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ेगा और अगर डीएनए ऐसे बढ़ता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं फिर अंदर तो इसके लिए हर सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपने आप को क्या करता है रेप्लिकेट कर लेता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट मतलब डीएनए को खुद से करने आता है उसको किसी की भी जरूरत नहीं डीएनए रेप्लिकेशन खुद से करेगा और वो रेप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपन आगे जो प्रोसेस देखने वाले उसमें
वो अपन देखेंगे यहाँ पे। जब हम आरएनए के रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो जो आरएनए का रेप्लिकेशन है ये डिपेंडेंट है। आरएनए का रेप्लिकेशन कैसा है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आरएनए बनता कैसे है? जब हम डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए, तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के लिए क्या चाहिए? डीएनए के अंदर अपना डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक यूज करके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा यहाँ से। समझना? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टेक्निक ही यूज करने की है, लेकिन किसको देखेंगे? डीएनए को देखेंगे और क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए बनता है, रेप्लिकेट हो सकता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, बिकॉज़ आरएनए डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर फॉर देयर रेप्लिकेशन। तो ये पॉइंट जो है डीएनए यहाँ पर जीत जाता है, बिकॉज़ वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है। थोड़ा बहुत आरएनए भी रेप्लिकेशन शो कर सकता है, बट प्रोटीन्स जो है वो बिल्कुल भी रेप्लिकेशन शो नहीं करते। समझ में आया? तो ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपन ने बोले थे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब मैंने तुमको बताया था कि क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो वो अपनी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज है, ये एक्सप्रेस हो रही है। तो वो एक्सप्रेशन किसका होगा? डीएनए का होगा, आरएनए का होगा और प्रोटीन का होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कौन होता है? प्रोटीन डायरेक्टली एक्सप्रेस होता है। वो प्रॉपर्टी ही होती है प्रोटीन की कि वो डायरेक्टली अपने आप को शो करेंगे। तो ये इसमें तो प्रोटीन है ही नहीं साथ में, बिकॉज प्रोटीन का फंक्शन ही वही है कि प्रोटीन का काम ही है कि फिजिकली अपनी अपीयरेंस को, अपने प्रेजेंस को वहां पर वो शो करेगा। जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए से ही क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। समझो? जो अपना स्टेप है सिंथेसिस, ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, स्टेप का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन मतलब क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, आरएनए से क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो एक्चुअली कौन एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर? आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन की तो प्रॉपर्टी ही है कि वो क्या करेगा? अपने आप को शो करेगा ही। तो यहाँ पर वो बना कैसे? वो बना किसके वजह से? आरएनए की वजह से। तो आरएनए ही क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोटीन फिर अपने आप को दिखेगा। ये काम जो है आरएनए बहुत अच्छे से करता है। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए भी एक्सप्रेशन शो करेगा, बट डीएनए का एक्सप्रेशन कैसा रहता है? डीएनए पहले आरएनए बनाता है। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं पॉसिबल। ऐसा अपन डायरेक्टली ऐसा जाएंगे और डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। अगर डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो डीएनए को पहले क्या बनना पड़ेगा? आरएनए, और फिर वो आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये वाला पॉइंट जो एक्सप्रेशन वाला पॉइंट है, ये कौन जीतता है? आरएनए। समझ में? इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल दो है। एक तो डीएनए है ही, बिकॉज डीएनए अभी तक जीतते ही आ रहा था शुरू से, फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो उसके ही है, और आरएनए को भी हम कंसीडर करते हैं बिकॉज लास्ट पॉइंट आरएनए ने जीत लिया है, और सेकंड लास्ट में आरएनए कुछ हद तक जो है वो रेप्लिकेशन शो कर रहा है। समझ में आया? इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि डीएनए और आरएनए ये दोनों ही क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन ने एक भी चीज नहीं जीता, इसके लिए उसको चल। समझ में आया? तो यहाँ पर ये अपने प्रॉपर्टीज अपन ने देखे, जो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो ये शो कर रहे हैं। अब जब अपन यहाँ पर बात करते हैं अपने एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन इधर पे कैसे हो रहा है? अपन ने बोले यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए से क्या हो रहा है? आरएनए बन रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आरएनए से फिर क्या बन रहा है? प्रोटीन, और ये प्रोटीन फिर अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो जब मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन की, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो अगर किसी भी जीन को एक्सप्रेस होना है तो उसको ये पूरा पाथवे करना पड़ेगा फॉलो, और इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। ये पूरे पाथवे को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो उन्होंने अपने मॉडल में एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पर अपना ये जो पूरा पाथवे है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन से एक्सप्रेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपना सेंट्रल डॉग्मा। तो वो कैसे होता है? उसमें कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो डीएनए क्या करता है? खुद अपने आप को ही बनाता है। डीएनए से डीएनए बनना इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि डीएनए खत्म हो जाएगा अगर उसको अपन ने बना के नहीं रखे पहले से। तो ये जो स्टेप है, ये है स्टेप नंबर 1।
इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ योर सेंट्रल डॉगमा इज डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे डीएनए खुद अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो है वो है अपना डीएनए का कन्वर्जन इनटू आरएनए। जब डीएनए आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और डीएनए खत्म, नहीं, डीएनए से आरएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर टेक्निक इधर पे लगती है। और यहाँ अपना सेकेंड स्टेप होगा जो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो स्टेप है जहां पर हम डीएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे इनटू आरएनए, समझ में? और फिर वो आरएनए जो है वो आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं उस स्टेप को? ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन कौन शो करेगा? आरएनए। ट्रांसलोकेशन मतलब वो अपनी लोकेशन को चेंज करेगा। कैसे? अब तक का जो प्रोसेस हो रहा था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब कुछ न्यूक्लियस में हो रहा था। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? न्यूक्लियस में। लेकिन ये जो प्रोटीन का लास्ट स्टेप है ये कहाँ होने वाला है? इसके साइटोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्मा। और ये जो इसने चेंज किया है अपने लोकेशन को, इसको ही क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन स्टेप में आरएनए से क्या मिलेगा अपने को? प्रोटीन। और वो आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इस स्टेप को अपन? ट्रांसलेशन। समझना? और अल्टीमेटली ट्रांसलेशन के बाद में अपने को कौन मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। और वो प्रोटीन फिर अपने आप को क्या करेगा? शो करेगा कि देखो मैं बन गया। तो वो जो प्रोटीन अपने आप को शो करेगा दैट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ दैट प्रोटीन। और जब ये प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पर तुम्हारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हारा जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो वाला पार्ट जो है वो शुरू होगा। समझ में आया? तो तुमको डिटेल में यहाँ पर रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है और एक्सप्रेशन पढ़ना है। आगे जो जब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारे जो मेन टॉपिक जो तुमको मिलेंगे वो यही 4 रिएक्शंस होंगे। अब ये जो है ये नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे, लेकिन उसके बाद जब वायरसेस के ऊपर रिसर्च हो रही थी अपने को यहाँ पर एक नए स्टेप के बारे में भी पता चला। और वो क्या है कि हम आरएनए से भी क्या कर सकते हैं? डीएनए बना सकते हैं। और ये जो आरएनए से डीएनए बनाने वाला जो प्रोसेस है ये किस में देखने मिलता है? ये रेट्रोवायरसेस में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि रेट्रोवायरस में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो वो आरएनए क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? डीएनए के अंदर। और इस कन्वर्जन को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर नॉर्मल फिर डीएनए बन जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, वो सब बराबर चलेगा। पहले वो ये एक स्टेप उसको जो है वो लेना पड़ेगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन व्हिच इज सीन इन रेट्रोवायरसेस। समझ में आया? क्लियर? तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। लिख लो ये पहले। चलो हुआ बाकी
अच्छा लिख देते हो नहीं वो ठीक है दो दिन का है। वही बता रहा था अरे 2 दिन में तो बस खराब हो गया अरे पता ना एक बार एक दिन लेके तो मैं सोचा क्या है शायद ये भी नहीं का बात पूरी नहीं करना सिद्ध करने का मैं ऊपर आ गया था पर अरे रे तो शाम तक ही पहुंचा था ना शाम में गया था ना मीटिंग होंगी। छोड़ा था अभी क्यों बैठा है? तो अंदर का कौन होगा तेरे? नहीं सोचते बैठा था आगे बात बैठा काम करने अरे यार कैसे यार जाने दो बोल रहा था बोलो ये भी बता रहा था वो तो आंसर ना याद है मेरे को क्या भाई कि तूने तो आंसर नहीं दिया। ये आंसर दे दो कब? 2 मिनट और कब? अभी 2 मिनट कब चले जाओ मुंगी कहाँ पे मुंगी अभी आएंगी शो है शो चलो हो गया। बाकी है सुनता था अभी कुछ समझदार ठीक है देखो बोलूंगा अरे यार भाई याद आ रहा है सो मुझे कुछ छोटा है कुछ बोल रहा है देखो भाई एक दिन टाइम का एक बार लक्ष्मण के टाइम पर सुन तो पढ़ना चाहिए था ना। अरे दे दूं अच्छा शाम में पहले दे दूं बर्तन को सीख ले अब भी आ रहा है। सोच रहा था जाओ के लिए जाओ काम के लिए जाओ काम के लिए निकल से चल। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। चेंज करने पे डिपेंड है ये मसाला रख के जा अभी मैं लोगों को फोन कराया लेकिन वो लाइट नहीं देना मामला ठंडा है आइडिया बड़े ले गए आंसर बड़े ले स्किप करें ये डीएनए
इसके बाद मोबाइल अब तो बता अभी ऐसा करेगा मैं पक्का है ना अपडेट चाहिए दोनों का सॉरी नॉट वैलिड बस ऐसा करेगा ना कैसे काम नहीं इमोशनल है रिसर्च है वो भाईचारा नहीं दिखाएगा ना सही है भाई साइंस तू करा इंटरनेशनल फ्लाइट एक्सप्रेशन ये नहीं भाई ऊपर वाला इंप्रेशन भाई इंटरनेशनल टाइप पढ़ के नहीं मिला तो तुम लोग अभी पढ़ने वाले हो तुम लोग कब वो तुम लोग को गया वो छुट्टी पे तू भी पढ़ने वाला है तो अच्छे दिन आ रहे थे भाई मेरे अब बुरे आ गए आए भी नहीं अच्छे आ गए अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आता है भाई सब स्पीड वो भी फोर्स स्पीड पे भेजो सिर्फ थियोरी पहले इस तरह से
कल के लिए तू क्या ले रहा है याद करने? ज्योग्राफी के साइंस क्या चाहते हो? बात हिंदी समझ में नहीं आ रही। अरे ये कब से स्टार्ट हुआ भाई? अभी तो कौन से डिसाइड? और कितने दिन की छुट्टी? रिपोर्ट में अभी तो दिन से ना छुट्टी? क्या? छुट्टी की ना अपनी? अरे तुम लोग छोड़ो भाई। काम की बात छोड़ो। अरे अभी तो 6 दिन आ रहे थे भाई, तुम अभी वापस से इतना वापस से पूरा डाल देंगे। अरे तो कब पढ़ाई? भाई रुको थोड़ा, रुको थोड़े दिन साथ। घर पे पूछता हूँ मैं से। आप तुम बोल ना। आप भाई सुना ना भाई। बोल के तो दिया। बस हो गया आराम को तो। हाँ अभी ऐसे ही होगा अभी और क्या होगा? एग्जाम का तो अभी कब तारीख? 18 18 को ना? ऐसा मारूंगा ना? 15 को, 15 से क्या तारीख है? 24 से तो 9 दिन ही है भाई, तो 9 दिन का 15 से 15 से 24 9 दिन होते हैं। 15 से 25 10 दिन से 24 से 9 दिन अभी 15 तो टाइम है ना कितना? अरे अच्छा पिछले में ये हाँ 15 की बात एक लैप मार के जब तक लिख रहे तू नैप मार के नहीं अरे ये बता रही हूँ इसी हाँ 9 दिन का जो काम भाई सुनो, अब वक्त तो मैं भेजा पढ़ लूँ, अब आप कर लो उससे। तू बता तू कल के लिए क्या ले रहा? अबू बकर की बात मत करने दे। जो मेरी तरफ से साइंस के ज्योग्राफी। मेरी तरफ से एक और साइंस के ज्योग्राफी। क्या सोच रहा है? ऐसा मारूंगा मैं घर पे मैसेज करूंगा सीधा। भाई आप चल तो अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन जाते हैं जो अपना कंटिन्यूएशन है डीएनए आरएनए और प्रोटीन की जो फाइट चल रही थी उसमें से जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपन ने बोले वो कौन है हमारा डीएनए। पानी पी गया। मैं घर पे बात करूँ तो वहाँ पर जो है आरएनए हार क्यों गया वो अपने को देखना पड़ेगा आरएनए वर्ल्ड में। तो अपन ने देखे आरएनए के अंदर कुछ खामियां थी और वो जो सर्टेन उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम के वजह से जो है आरएनए हार गया और डीएनए जीत गया। तो ये ऐसा क्यों? और सबसे पहली बात जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है ये ज्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद में उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो सब वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में अपन ने देखे। तो वहाँ का वो सारा जो एकदम ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सब जो है अपने को आरएनए में देखने के लिए नहीं मिलता है। समझ में आया? वो सिंप्लिसिटी की वजह से अपन ऐसा बोलते हैं कि आरएनए जो है ये सबसे पहला हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल रह चुका है।
सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पहला कोई जेनेटिक मटेरियल बना होगा तो वो आरएनए ही होगा, समझो। और ऐसा ही है वो इसीलिए, क्योंकि आरएनए जो है उसके पास में क्या है, उसके पास में एबिलिटी, और वो क्या एबिलिटी है, टू मेक प्रोटीन्स। और वही इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेल को काम करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन को खुद सेल अपने आप से बनाता है। तो अगर अपने को वो एंजाइम चाहिए, अपने को वो प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को आरएनए को रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो आरएनए इजी होता है प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए से बहुत जल्दी प्रोटीन जो है वो बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो रहा था हमारे पास में वो आरएनए ही रहा था। लेकिन आरएनए को क्या होना पड़ा, इवॉल्व होना पड़ा, और इवॉल्व होकर उसको क्या बनना पड़ा, डीएनए। अब आरएनए को इवॉल्व होकर डीएनए क्यों बनना पड़ा, आरएनए को इवॉल्व होकर डीएनए बनना पड़ा फॉर स्टेबिलिटी। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इवोल्यूशन इज नथिंग बट स्टेबिलिटी। अब आरएनए से डीएनए बनाने में स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इधर पे क्या होंगे, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होंगे। केमिकल मॉडिफिकेशंस मतलब यहाँ पर कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं, और वो चेंजेस के वजह से क्या हो रहा है, हमारे डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। समझ में, वो क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो जो हमारी राइबोस शुगर जो किसमें थी, आरएनए में थी, वो राइबोस शुगर को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर। अब ये जो डीऑक्सी राइबोस शुगर मिल रही है, अपन ने बोले कि ये जो अपनी डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसका हर OH जो है वो ऑलरेडी पैक्ड है, कोई भी OH जो है वो रिएक्शन के लिए यहाँ पर खाली नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी अपना जो OH है वो रिएक्शन के लिए खाली है ही नहीं, तो वहां पर रिएक्टिविटी होगी ही नहीं, राइबोस शुगर कंप्लीटली इनएक्टिव रहेगी। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर ये एक चेंज करवाया। दूसरा चेंज अपन ने क्या करवाया, यूरासिल को कन्वर्ट करे किसमें, थाइमिन में। तो यहाँ पर हमने मिथाइलेशन करे, ऊपर डीऑक्सीजनेशन करे। ये वाला जो रिएक्शन है तुम्हारा, यहाँ पर क्या होगा, इधर पे होगा डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन होगा किसका, तुम्हारे सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है यहाँ पर OH ग्रुप। ये OH ग्रुप को अपन कन्वर्ट करेंगे, वहां से O निकाल देंगे और सिर्फ क्या बचेगा, वहां पर H बचेगा। तो ये जो कन्वर्जन अपन यहाँ पर कर रहे हैं, उससे राइबोस शुगर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और